सविराम चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में किसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं और उस मुलाकात में हम समझते हैं कि वो वर्तमान में क्या कर रहे हैं, वो समाज के लिए किस तरह से आदर्श बने, वो इस परिस्थिति में कैसे पहुंचे और इसमें उन्हें क्या क्या संघर्ष करना पड़ा। और आज का दौर ही संघर्ष का है, कोरोना का दौर है। ऐसे समय में संघर्ष और सिर्फ संघर्ष ही है और मनोबल बढ़ाए रखना है। तो हम ऐसे योद्धाओं से भी चर्चा करते हैं जो कोरोना के लिए जंग लड़ रहे हैं और उनसे भी जो पीछे से उन्हें सपोर्ट करते हैं। और हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है, एक ऐसी जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अब वो कांग्रेस छोड़कर जो 22 लोग थे उनमें सरकार गिरने की जो वजह है उन 22 में एक वो भी है और बहुत से सवाल उनके भी होंगे, जनता के भी बहुत से सवाल हैं और पहली बार वो रूबरू हो रहे हैं हमसे, तो उनसे हम आपसे बात कराएंगे। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। मध्य प्रदेश सरकार में आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, ऐतिहासिक तबादले हुए शिक्षकों के और बहुत पारदर्शी ढंग से हुए और उसका श्रेय बहुत हद तक आपको भी जाता है। कई मंचों पर आप इसका जिक्र भी करते रहे हैं। कुछ मंच इत्तेफाक से मैंने भी शिक्षकों के कुछ मंच मैंने भी आपके साथ साझा की। क्या कहेंगे वो समय, वो क्या परिस्थितियां थी जो आप उस तरह से काम कर रहे थे और उन काम करने में आपको क्या असुविधाएं दी, उसका भी मैं आपसे जिक्र करूं। देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में जब सरकार कांग्रेस की बनी, उसमें सरकार बनाने में हमारे नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अहम रोल था। प्रदेश की जनता ने उनके चेहरे को, उनकी मेहनत को देखकर मध्य प्रदेश में वोट किया, लेकिन सरकार बनी। सरकार बनने के बाद उन्हें एकदम साइडलाइन कर दिया। जो उनके फॉलोअर थे और जो उस समय वादे किए गए थे सिंधिया जी, उनकी बात जब उन्होंने उठाई तो सरकार के मुखिया कहते हैं कि सड़क पर उतर जाओ। जिनकी मेहनत से सरकार बनी उनसे कहा जाए सड़क पर उतर जाएगी, कहां तक बाजी पाऊं। रही बात कार्यकर्ताओं की, विधायकों की, जो भी सिंधिया जी से जुड़े हुए लोग थे, उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही थी, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। ये ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिरी और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ 22 विधायकों, जिसमें 6 मंत्री थे और हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर प्रभुराम, आपका क्या अनुभव था उस सरकार में, जहां तक आप जो काम कर रहे थे? शिक्षा विभाग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विभाग था, उसमें आप जो काम कर रहे थे, आप विदेश भी गए थे, उसमें जो आप काम कर रहे थे और खास तौर से जो ऑनलाइन तबादले, जिसका जिक्र आप भी करते थे कि पिछली सरकार ने नहीं किए उस स्तर पर, लेकिन आपने जिस स्तर पर किए थे और उसमें किसी भी तरह के कोई खरीद फरोख्त या इस तरह के कोई इल्जाम भी नहीं लगे थे, जिसको भी आप बड़े गर्व के साथ बताते थे इस बात को। तो आप एक मंत्री रहते, आप जो काम कर रहे थे उससे असंतुष्ट थे आप, या उसमें आपको काम करने का बेहतर अवसर मिला, आप बेहतर काम कर पाए और अपने नेता के साथ हुए व्यवहार को लेकर ही आपकी नाराजगी अधिक है, या आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार होता रहा? देखिए, ऐसा है कि नेता के साथ व्यवहार हुआ, हम लोगों के साथ भी उसी तरीके का, मैंने कहा 2 दर्जे का मतलब महत्व मिला हम लोगों को। जब हम लोग कोई बात को रखते थे तो उसको उस ढंग से सुनवाई नहीं की जाती थी, तवज्जो नहीं मिलती थी। जो जिम्मेदारी हमें, मुझे जो दी गई, निश्चित रूप से मैंने रात दिन मेहनत की, कोशिश की और जो मेरे अधिकार क्षेत्र में था
उसको मैंने करने का बखूबी प्रयास किया। और आप अगर प्रदेश में जाएंगे, जो मेरी मेहनत लगन के साथ में जो हम लोगों ने किया है, निश्चित रूप से उसका आपको जनता में असर दिखाई देगा। लेकिन जो प्रदेश के मुखिया थे, उनके तवज्जो ना मिलना, कैबिनेट में कोई बात उठाई जाए उसको भी सुनवाई न करना, तो ये बहुत सारे ऐसे कारण बने और खड़े हुए जिससे कांग्रेस की सरकार गिरी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अच्छा किया आपके विभाग ने वो आपने किया और बाकी करने का अवसर नहीं मिला, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जो और भी हम अगर कर सकते थे, अगर हमको पूरा उतना सहयोग मिलता तो और भी अधिक कर सकते थे, जो भी हमने। अब जब आपने इस्तीफा दिया, चर्चा यही थी कि आप 6 लोग के मंत्री बनाए जाएंगे, आपके अलावा भी बाकी और लोग, तकरीबन 10 लोग आपके जो नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे जुड़े हुए उनके खेमे के लोग 10 लोग और भी मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ 2 ही लोगों को शामिल किया गया है। आपको नहीं लगता है ऐसे संकट के काल में आपको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती तो आप और बेहतर काम कर पाते? आप एक चिकित्सक भी हैं, चिकित्सक के नाते भी अगर आपकी उस स्किल का भी फायदा लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक आप अपने क्षेत्र तक ही सीमित रह गए और अभी फिलहाल तो आप विधायक भी नहीं हो। देखिए, ऐसा है कि हमने अपनी सुरक्षा से, अपने नेता के साथ में खुद मंत्री पद से और विधायक पद से इस्तीफा दिया। और हमने जो अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल में मध्य प्रदेश की जनता, विशेष रूप से सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ में हर वक्त उनके साथ में खड़ा रहा हूं। पद पे रहा हूं तो, पद पे नहीं रहा हूं तो, दुख सुख में हम लोग एक साथ रहे हैं। कोरोना की इस लड़ाई में भी मैं अपने क्षेत्र की जहां से मैं विधायक रहा हूं, उन लोगों के साथ में, उनके दुख सुख में लगातार हम संपर्क में रहे हैं। स्वयं जहां जा सकते थे वहां स्वयं उपस्थित हुए हैं। नहीं, क्वारंटाइन के इस लॉकडाउन के इसमें हम लोग टेलीफोन पे भी संपर्क में रहे हैं, वो प्रयास हमने किया है। रही बात मंत्रिमंडल की, तो जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, हमारे नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भी तय करेंगे उसके साथ हूं मैं, और लगातार हमारा प्रयास है। और केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इस कोरोना की लड़ाई लड़ रही है। बखूबी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में, देश में इस कोरोना की लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। मेरा सवाल आपसे यही था कि आपको नहीं लगता है कि आपकी जो, आप एक चिकित्सक भी हैं, आपकी जो कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता है, और इन 15 महीने में आपने जो एक संपर्क संवाद भी बनाया था लोगों से, पूरे प्रदेश के लोगों से, ऐसे समय में मंत्री के तौर पर अगर आपसे काम लिया जाता तो आप बहुत बेहतर काम कर पाते। इसलिए कि 15 साल से आप सरकार का हिस्सा, 15 महीने से आप सरकार का हिस्सा थे, आप बेहतर समझ पाए थे चीजों को। तो आप ऐसे समय में सिर्फ 5 लोगों को मंत्री बनाना, आपको इसमें क्या दिखा? आपको क्या लगा कि क्या आप सब लोगों को भी जिम्मेदारी दे दी जाती तो और बेहतर होता? मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है कि जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। और आज भी मैं जनता की सेवा के लिए लगातार मेरा प्रयास है। मैंने पूर्व में कहा कि पद पर रहूं तो, पद पर नहीं रहूं तो, और जो भी पार्टी तय करेगी, जो हमारे नेता तय करेंगे, उसको हम बखूबी निभाएंगे। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, आपका थोड़ा सा एक तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं। अभी आप चर्चा के दौरान मुझसे चर्चा कर रहे थे, उसमें आप मुख्यमंत्री के स्थान पर आप कमलनाथ नाम ले गए थे। मुझे लगता है ये शायद एक ध्यान से उतर जाने की बात की वजह से शिवराज सिंह चौहान की जगह आप कमलनाथ नाम ले गए थे। तो मैंने कहा है, आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री है, आदरणीय हमारे शिवराज सिंह जी चौहान है आज की तारीख में, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। और बिल्कुल, मैं एक दर्शकों को ध्यान दिलाने और आपका ध्यान दिलाने के लिए मैंने ये जिक्र किया। कांग्रेस
में लंबे समय तक आपने काम किया, संघर्ष किया, विधानसभा में चुने गए। आप मोतीलाल वोरा के दौर से सरकार का हिस्सा है, संसदीय सचिव थे उस समय, जहां तक मुझे याद आता है आप संसदीय सचिव थे, बहुत युवा थे आप उस समय। युवा नेताओं में आपकी गिनती होती थी। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के आप सहयोगी थे उस दौर में। कांग्रेस में इतना लंबा समय, तो कोई इतनी आसानी से तो कुछ चीजें छूटती नहीं है, पुरानी आदतें भी बहुत मुश्किल से छूटती हैं। धीरे धीरे आप युवा अवस्था से अब इस उम्र तक आ गए हैं, एक आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं। तो क्या लगता है कि इस नए विचार में, नई विचारधारा में, उसमें शामिल होना, उसमें काम करना, अपने साथियों को उसके लिए समझाना और ऐसे संकट काल में समझाना कितनी बड़ी चुनौती दिखती है आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने हर काम को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और मैंने अपने जीवन काल में ये करने की मेरी कोशिश रही है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता ने समय समय पर काम करने का एक अवसर दिया है, क्षेत्र के विकास के लिए, उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए। उस समय जब मैं जनप्रतिनिधि रहा तब मैंने करने का पूरा प्रयास किया है, और अगर मैं जनप्रतिनिधि नहीं रहा, भले मैं चुनाव में जीता हूँ, चाहे चुनाव में हारा हूँ या मैं चुनाव ना लड़ा हूँ, मेरा सतत संपर्क आम जनता के साथ में रहा है और हमेशा जीवन भर रहेगा। मेरा सवाल जो था कि अब मतलब कुछ इससे तालमेल बैठाने में आप कैसे बैठा पा रहे हैं, कैसे बैठा रहे हैं? इससे तालमेल बैठाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो असुविधा होती होगी, इसलिए कि सोच, काम करने का तरीका, लंबे समय तक एक जगह एक ही दल, एक ही निष्ठा, उन नेताओं के प्रति निष्ठा, उन परिवारों के प्रति निष्ठा, उन संगठन के प्रति निष्ठा, उस संगठन में बहुत बड़ा योगदान। तो अब एकदम से आप इस स्थिति में, इस अवस्था में आकर एक नई जगह पर, अपनी जगह से निकलकर, अपनी जड़ों को छोड़कर एक नई जगह स्थापित होना चुनौती तो होता है। इसको आप कैसे कर पा रहे हैं और क्या क्या आपके सामने इस समय क्या क्या चुनौतियां आती हैं ऐसी परिस्थितियों में? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भी हमें जनता की सेवा करना है, मैं समझता हूं कि अब हम और बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर पाएंगे और अधिक उनके काम हम करा पाने में सक्षम होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और निश्चित रूप से आने वाला समय आपको बताएगा कि हम क्षेत्र की सेवा में बिल्कुल खरे उतरेंगे। जो आपके लंबे समय तक प्रतिद्वंदी रहे हैं, वो अब आप जिस पार्टी में, उस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कभी वो जीते, कभी आप जीते। इन्हीं परिस्थितियों के बीच लंबे समय से सांची का इतिहास, राजनीतिक जो इतिहास है, विधानसभा का जो इतिहास है, वो इसी ढंग से लिखा गया है। जनता ने समय समय पर आप दोनों पर विश्वास जताया। अब ऐसे समय में आप भी उसी दल में पहुंच गए और जो आपके अपने थे कल तक, वो अब आपके विरोधी होंगे, और जो आपके प्रतिद्वंदी थे वो अब आपके साथ होंगे कि नहीं होंगे, इस पर भी बहुत ढेर सारे सवाल हैं। तो क्या उनसे कुछ बातचीत हुई डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार से? उन्होंने किस तरह से प्रतिक्रिया? जी देखिए ऐसा है, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी वरिष्ठ नेता हैं। वो मेरे मेडिकल कॉलेज में भी मेरे सीनियर रहे, राजनीति में भी सीनियर रहे। उन्होंने भी लंबी सेवा क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने काम किया है और निश्चित रूप से हम लोग मिलकर ये कोशिश रहेगी कि हम उस क्षेत्र को और भी चहुमुखी विकास कर सके। निश्चित रूप से हम मिलकर काम करेंगे और वो सीनियर हैं, उनका सहयोग लेकर, उनके साथ में मिलकर हम क्षेत्र के विकास में आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार कोरोना की तरफ लौटता हूं और फिर मैं आपके इस राजनीतिक जीवन की बात करूंगा। जैसा कि हमारा प्रोग्राम है एक मुलाकात, हम अपने दर्शकों से उस पूरी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, तो आपके फिर राजनीतिक जीवन की शुरुआत, और जैसा कि अभी आप कॉलेज का जिक्र कर रहे थे वहां आऊंगा। लेकिन चूंकि आप एक चिकित्सक हैं, कोरोना का संक्रमण है, बहुत गंभीर संक्रमण है जिसको लेकर कई तरह की चिंताएं हैं। जिस तरह की चाइना की जो किट थी वो फेल हो गई है, उस व्यापक स्तर पर जांच नहीं हो पा रही है, और इन सबके साथ साथ लॉकडाउन जो है वो उसका तीसरे चरण पर है। जो रेड जोन के जो क्षेत्र हैं या जिले हैं वहां पूरी तरह से प्रतिबंध है और धीरे धीरे अन्य जगहों से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। आपके क्षेत्र के भी मजदूर बहुत जगह बाहर जाते हैं, बहुत से जाते हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच आप क्या देख रहे हैं कि जिस स्तर पर जांच होनी चाहिए थी
वो नहीं हो पा रही है, तो इस बीमारी से अधिक जांच होगी, तभी आप बीमारी को समझ पाएंगे, उससे मुकाबला कर पाएंगे। तो उससे लड़ने का क्या तरीका है, जांच को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो कोरोना की महामारी सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, सारी दुनिया में आई है, जिसका पूर्व में किसी को इसका आभास नहीं था कि कोरोना जैसी महामारी आएगी, इतने व्यापक स्केल पर वो फैलेगी। इसलिए जो भी आज संसाधन है उनका पूरा सदुपयोग केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और संसाधन भी जुटा रही है। लगातार ये कोशिश है कि हम इस महामारी से जीत सकें, जो हमारे लोग हैं, जो जनता है, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकें और लॉकडाउन के पीरियड में जो उनकी जरूरत की चीजें हैं वो उन लोगों तक पहुंचाए जा सके। कुछ जगहों पर कर्फ्यू भी लगाया गया लॉकडाउन में, वहां पर भी उनको जो सेवाएं, जरूरत की चीजें हैं, उनको पहुंचाने का काम भी हमारे जाबाज साथी, चाहे हम पुलिस की कहें, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे हमारी नर्सें हों, चाहे हमारे सफाई कर्मी हों, अनेक ऐसे वर्ग के लोग हैं जो पूरी मेहनत इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए, सरकार के साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी, हमारे नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी लगातार मध्य प्रदेश से संपर्क में है, जगह पर वो बातचीत भी कर रहे हैं और जो संसाधन और जो सहयोग कर सकते हैं वो भी करने का उनका प्रयास रहा है। उसी तरीके से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम इस कोरोना की लड़ाई में हम लोग जीतेंगे और इसको यहाँ से जड़ मूल से खत्म करेंगे। जिस समय कोरोना ने दस्तक दे दी थी देश में, उस समय आप सब बेंगलोर चले गए, स्वास्थ्य मंत्री भी आपके साथ चले गए तत्कालीन सरकार के, और यही बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि ऐसे समय में, जिस समय कोरोना से लड़ना था, उस समय आपस में लड़ाइयां होती रहीं और उसकी वजह से मध्य प्रदेश में उसका समय पर नियंत्रण नहीं हुआ। सरकार ने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की वो की और वर्तमान सरकार जो है उसे बहुत आगे नहीं बढ़ा पा रही। विपक्ष इस तरह का इल्जाम लगाती है और आप जैसे अनुभवी लोगों का लाभ भी नहीं ले रहे। देखिए, ऐसा है, उस समय जो परिस्थितियां चल रही थी उससे पहले भी जो सरकार थी, कैबिनेट थी, हम 5-6 लोग गए थे। उसके अलावा भी तो जो सरकार निर्णय ले रही थी, कई नियुक्तियां करने में, नई नियुक्ति करने में तो ज्यादा काम किया जा रहा था। इस कोरोना के लिए भी जो भी वो और अधिक काम वो कर सकते थे, लेकिन जैसे ही आदरणीय शिवराज सिंह जी ने शपथ ली, शपथ लेने के तत्काल बाद वो बल्लभभवन गए, बल्लभभवन में अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग लेने के तत्काल बाद पूरे प्रदेश की स्थिति का जो कंट्रोल करने के लिए जो भी संसाधन जुटाना थे, जहां जिन लोगों को तैनात किया जाना था, उसके लिए आदरणीय शिवराज सिंह जी ने लगातार प्रयास किए हैं और आज भी कर रहे हैं। आपके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में है। शुरुआत उनकी कांग्रेस से ही हुई थी, लंबे समय तक कांग्रेस के दिग्गज नेता की तरह वो रहे, आज वो बीजेपी में है। तो अपना आप राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से उन्हीं के साथ रखेंगे, आने वाले वक्त में भी वो अगला जो भी कदम उठाएंगे आप उसके साथ रहेंगे, या फिर अब आप बीजेपी के हो गए? देखिए, हम लोग, हमारे नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ग्रहण की है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में नड्डा साहब के समक्ष हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और हम मिलकर काम करेंगे। जैसा कि आपने सुना ही होगा, पूर्व में हमारे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पहले कहा था कि जो पहले जो कांग्रेस थी वो अब वो कांग्रेस नहीं बची है। ऐसे कई ऐसे कारण रहे जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस मध्य प्रदेश की जनता की सेवा पूरी निष्ठा के साथ में हम लोग मिलकर करेंगे। कांग्रेस को छोड़ने में कभी कोई अफसोस हुआ, थोड़ा बहुत कुछ लगा कि इसके लंबे समय तक इसके साथ रहे हैं, आज छोड़ना पड़ रहा है, उसको लेकर किस तरह की भाव आए मन में? बहुत ढेर सारा अंतर्द्वंद होगा, आप लोग अकेले थे वहां लंबे समय तक, कितने तरह के अंतर्द्वंद थे आपके मन में? क्या सोचते थे
कि क्या सही कदम उठा रहे हैं, गलत उठा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करेंगे, विधानसभा फिर दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्या सोच रहे थे उस वक्त, क्या अंतर्द्वंद था? देखिए ऐसा है, हमारे आदरणीय नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय के हम लोग पूरी तरह से साथ रहे। निश्चित रूप से कोई अपना घर छोड़ता है तो बेवजह से नहीं छोड़ता, कोई ना कोई ऐसी बड़े कारण या घटनाएं ऐसी घटती हैं जब आदमी वहां से छोड़ता है और आगे जनता की सेवा करने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपार संभावनाएं दिखाई देती हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लंबा अनुभव है, मंत्री रहे हैं सरकार में, पीछे भी संसदीय सचिव थे आप, कोई आप आम आदमी है नहीं, एक बड़े कद के नेता है, तो कुछ तो तय हुआ होगा क्या क्या करना है, कैसे करना है, आपका भविष्य क्या होगा, आपको मंत्री पद दिया जाएगा, कौन सा पद दिया जाएगा, और किस किस तरह की चीजें समझौता हुआ था उस समय जब आप ये निर्णय ले रहे हैं? नहीं देखिए ऐसा है, हम लोग ने ऐसा कोई हमारा कोई समझौता नहीं है। हमने जो निर्णय लिया है, हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है, जनता की सेवा, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हम जनता की सेवा पहले की है और आज भी करेंगे और जनता की सेवा ही सर्वोपरि है। पद पे रहें तो, पद पे नहीं रहें तो, लगातार हम लोगों का प्रयास है तो मध्य प्रदेश में अमन, चैन, शांति और मध्य प्रदेश एक विकास का टापू बनकर उभरे, जिसका देश नई दुनिया में एक नाम आगे बढ़। तो अब क्या लगता है, आप कब मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं? देखिए ये तो मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी का हमारा हाईकमान जो भी निर्णय लेंगे, मैंने कहा है उसको हम क्या लग रहा है, इंतजार तो होगा आपको? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपसे पहले भी बोल दिया है और मैं आपसे फिर दोबारा ये कह रहा हूँ कि जो हमारे लीडरशिप जो तय करेगी उसके अनुसार। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी साहब, आप इस समय, चूंकि इस समय बहुत काम भी नहीं है और आप मंत्री रहे हैं लंबे समय तक, बहुत व्यस्तताएं रही हैं आपकी, तो ये समय आप कैसे बिता रहे हैं? इसलिए कि बेंगलोर भी आप चले गए, परिवार से बहुत दिनों तक बेंगलोर में भी दूर रहना पड़ा और आप लोगों से बहुत संपर्क भी उस समय नहीं हो पाता था, तो अब आप ये खाली समय, ये जो समय है, आप इसका क्या उपयोग कर रहे हैं, इसको कैसे बिता रहे हैं? देखिए ऐसा है, इसमें हम लगातार अपने क्षेत्र के लोगों से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे हैं। इस समय हमारे किसान भाई हैं जो खरीदी के केंद्र पर गेहूं लेकर जा रहे हैं, उनको अगर कहीं कोई कठिनाई आती है तो उनको अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके, हमारे जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उनसे बातचीत करके उनकी कठिनाई में शामिल होने का हम प्रयास कर रहे हैं और हम कोशिश है हमारी लगातार कि हम इस कोरोना की लड़ाई को जीत सकें, उसमें बांट रहे हैं। परिवार के लोगों के घर में भी उनके साथ में रह रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आज हम लोगों की चिंता है कि हम मध्य प्रदेश से इस कोरोना को यहाँ से पूरी तरीके से भगा सकें और उसमें हमें सफलता मिल रही है। जो वृद्धि पहले आप आंकड़े उठाकर देखेंगे, जिस तरीके से कोरोना के केस पर डे बढ़ रहे थे, उसमें भी कमी आई है और लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो भी डॉक्टर साथी हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमारा नर्सिंग स्टाफ है वो पूरी मेहनत कर रहा है, हमारे पुलिस के साथी हैं, सफाई कर्मी हैं, सभी लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और उसी में हम भी शामिल। यही विपक्ष और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जांच कम हो रही है, जांच रिपोर्ट आने में बहुत अधिक समय लग रहा है। आप क्योंकि एक चिकित्सक हैं तो ये सवाल बार बार रहकर चर्चा में आता है, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं देखिए ऐसा है कि मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि ये पहले से तो ये जानकारी थी नहीं कि इतने भयानक रूप से ये कोरोना की महामारी यहाँ पर फैलेगी। जो संसाधन थे उन संसाधनों को और बढ़ाया गया है, जांच के किट भी बढ़ाए गए हैं, लेबोरेटरी भी और बढ़ाई गई है जहाँ पर, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो सैंपल आते हैं उनकी जांच करके और उनकी रिपोर्ट आती है। बिल्कुल डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, आप 1985 में पहली बार विधायक बने। वो समय वो था जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, ये वो दौर था। आप भी युवा थे और आप
मेडिकल में पढ़ाई भी की थी, मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई भी आपने की थी, और एक आप ऐसे वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से, और ऐसे समय में आपने वो चुनाव लड़ा, आप चुनाव लड़कर जीते, बहुत युवा विधायकों में आपकी गिनती थी। अगर मैं उस समय के संस्करण में आपको ले चलूं, कोई ऐसी बात, कैसे ये मौका आया, कैसे विधानसभा चुनाव आप लड़े, क्या संघर्ष किया उससे पहले, परिवार के लोग क्या चाहते थे, क्योंकि आप तो डॉक्टर बन सकते थे, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते थे अच्छे से, लेकिन सियासत का रास्ता ही क्यों चुना? और बचपन में आपने ये सोचा था कि आप डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बन के विधायक बनेंगे, क्या सोचा था? कैसे ये जी अनुसूचित जाति के एक छोटे से परिवार, छोटे कृषक परिवार में मेरे माता पिता कृषक थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, हमेशा पढ़ने के लिए अग्रसर किया, और उनके ही आशीर्वाद से मैंने पढ़ाई लिखाई की, मेडिकल कॉलेज में गया, MBBS मैंने किया। जनता की सेवा करने का मुझे हमेशा मन में लगा रहता था। एक छोटे परिवार से, एक दलित परिवार से मैं उठकर निकल कर आया हूँ। मेरी हमेशा ये मन में रहा कि मैं लोगों को, उनको एक सही गाइडेंस दे सकूं और उनकी समस्याओं के निराकरणों में सहभागी बन सकूं, जिससे जो जिसका वाजिब हक है वो उसको मिल सके। और उसी रुचि के कारण मैं MBBS या डॉक्टरी के बाद भी इस जनसेवा के रास्ते में एक जनप्रतिनिधि के रूप में आया, और मैंने प्रयास किया लगातार कि मैं जनता के काम आ सकूं, और उसको मैं आज तक भी कर रहा हूं। कैसे ये चुनावी यात्रा कैसे शुरू हुई आपकी, किस तरह से आप वहाँ चुनाव टिकट मिली, क्या हुई उसको, वो कोई चीजें अगर आप तो कुछ याद पड़ता हो, क्या हुआ था, वो दौर कैसा था, कैसे कहा गया कि आओ डॉक्टर प्रभुराम चौधरी आपको चुनाव लड़ना है, या क्या था, क्या संघर्ष था उस समय का? देखिए, काफी लंबा समय हो गया है 1985 और आज के बीच में। लगातार बहुत सारी ऐसे मतलब हमने काम भी किए हैं, और उससे कामों को अंजाम भी दिया है। क्षेत्र के विकास में बहुत सारे काम किए हैं, वहाँ के लोगों के साथ में मिलकर उनके दिलों में जगह बनाने की हमने कोशिश की है, और उसका ही हमें ये परिणाम मिला है कि उस क्षेत्र की जनता ने हमें वहाँ से विधायक 3 बार चुना। जब मुझे टिकट नहीं मिला, एक बार तो मैं फिर जिला पंचायत के चुनाव जीत कर आगे आया, एक बार फिर मैं कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर बनकर आया। तो मेरा तो लगातार ये प्रयास रहा है कि हम जनता के बीच में काम करें। हमने प्राइवेट प्रैक्टिस भी की, राजस्थान में लगभग 1 साल तक। बीच में फिर हम संसदीय सचिव रहने के बाद भी न्यू दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में हमने हाउस जॉब भी मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स में किया। तो बहुत सारे ऐसे काम हमने प्रयास किए हैं, लगातार हमारी कोशिश रही, और आज तक भी हम कोशिश कर रहे हैं। जनता की सेवा ही हमारा मतलब, मैं मानता हूँ कि ये हमारा कार्य है और हमारे कोशिश है, और हम क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं, पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, आपको जन सेवा करनी थी, तो आप जिला पंचायत में भी गए, अन्य तरह की चीजें भी आपने की, और चिकित्सीय कार्य भी किया, दिल्ली गए। वो क्या दौर था? संसदीय कार्य मंत्री, माफ कीजिएगा, संसदीय सचिव थे आप, एक तरह से उस दौर में वो मंत्री का दर्जा वाली चीजें थी, और उस के बाद अचानक ये नए सिरे से चिकित्सीय कार्य की तरफ बढ़ना, वो क्या वजह थी और वो क्या परिस्थितियां थी? जी देखिए, ऐसा है कि आदमी को, जो भी आदमी के पास योग्यता है या जिसमें उसका काम कर सकता है तो उसे करना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि किसी भी जगह पर आ गए तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि उसके लिए उसी जगह पर हमेशा परमानेंट रहता है। आपके पद आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, और इसलिए हम लोगों के लिए लगातार कोशिश करना चाहिए। जब हमें समय मिला तो हमने मेडिकल की प्रैक्टिस भी की, समय मिला तो हमने अस्पताल में काम भी किया, समय मिला तो हमने जनता के बीच में काम कर रहे हैं, और लगातार हम कर रहे हैं। चिकित्सीय कार्य के दौर का कोई अनुभव आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो? कोई ऐसा अनुभव जो आपको बहुत याद आज भी याद आता हो, कोई ऐसी चीज, कोई आपने ऐसा काम किया, या कोई ऐसी परिस्थितियां
जिसको आप साझा देखिए करना परिस्थितियां मैंने आपको पूर्व बताया कि जब मैं छोटा था और रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील के छोटा सा गांव है, वहाँ पर माला और बेरखेड़ी, वहाँ मेरा जन्म हुआ। वहीं हमारी पैतृक खेती थी, हमारे माता पिता वहाँ पर खेती करते थे। खेती करके वो एजुकेशन में काफी पीछे थे, मगर हम ये कहें कि उतना पढ़े लिखे नहीं थे। बाद में वो साक्षर भी हुए, लेकिन हमने प्राइमरी स्कूल माला गांव से किया, फिर हमने मिडिल स्कूल सुमेर पैदल जाकर किया। और उस समय अगर हमें कोई जरूरत बुक खरीदने की या कुछ और भी करती थी तो मैंने वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ में अपना माता पिता के साथ में खेती बाड़ी में भी अपने मतलब योगदान देता था। हम जब स्कूल से हम जाते थे, छूट जाते थे, खेत में भी जाते थे और कटाई भी हमेशा करते थे, बुआई भी हम वहाँ करते थे। इसके बाद भी जो सर्दियों का मौसम जब खेतीबाड़ी का काम नहीं रहता था तो हमारे वहाँ सागर से लगा हुआ मेरा एरिया है, तो लोग अपने खर्चे के लिए वहाँ एक बीड़ी उद्योग करता था, बीड़ी बनाते थे। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी घर में बीड़ी भी बनाता था, अपना खर्चा भी उससे निकालता था और जिससे हमने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और कोशिश की। इसमें विशेष रूप से मेरे पिताजी और माताजी का विशेष आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि नहीं, आपको पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है। जो भी सहयोग की जरूरत रही तो उन लोगों ने मेहनत करके हमको पढ़ाया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आज जनता की सेवा के लिए उसी दौर को मैं हमेशा अपने सामने रखता हूँ कि किस तरीके से लोग गुजरते हैं और उसके बाद उनको कैसी आवश्यकताएं पड़ती हैं उनको। इसलिए मैं गहराई से कोशिश करता हूँ जनता के बीच में जाने की और उनको सहयोग करने की। जब मैं किसी गरीब आदमी की अगर मदद करता हूँ तो मुझे उस समय सबसे ज्यादा मुझे प्रसन्नता होती है कि नहीं, मैं कभी किसी के काम आ। बीड़ी बनाई आपने बहुत संघर्ष के दौर को याद किया, बीड़ी बनाई, कभी टेस्ट भी की कि कैसी बन रही है, अच्छी बनी, कैसी बनी? नहीं, वो तो क्या है कि बीड़ी बनाते थे गांव पे बेरखेड़ी में, और जहाँ मिडिल स्कूल था हमारा सुमेर, वहाँ पर क्या बीड़ी का सट्टा था, वहाँ से ले आते थे, बनाते क्या एक हफ्ते में देते थे, जितना बीड़ी बनती थी उसके हिसाब से उसका मजदूरी उसका दे देते थे कि इतनी बीड़ी। उस समय तो सस्ते में बनती थी तो कुछ पैसा मिल जाता था, उससे खर्च चल जाता था या पढ़ाई लिखाई के लिए और भी कोई आवश्यक। ये जो बीड़ी है जिसने आपकी कुछ जरूरतें पूरी की, कोई काम नहीं था तो ये काम की तरह, रोजगार की तरह था, लेकिन अब धीरे धीरे ये बीड़ी उद्योग जो है वो तकरीबन समाप्ति की ओर सा है, उसका बहुत कम हो गया है, बहुत संकुचित हो गया है। तो उसको लेकर भी आपको कुछ कभी लगा कि इस उद्योग के लिए भी कुछ होना चाहिए? नहीं, उसके लिए जब मैं संसदीय सचिव बना मैं तो बीड़ी कामगारों के लिए मैंने उसी तहसील में जहाँ मैं पढ़ा वहां से 3-4 किलोमीटर बेगमगंज तहसील पे एक बीड़ी कामगार के लिए हमने वहाँ पर एक कॉलोनी स्थापित की। वहाँ पर उस समय वहाँ की विधायक थी आदरणीय श्रीमती विमला शर्मा जी और मैं मंत्रीलाल बोरा में संसदीय सचिव था। तो एक बीड़ी कॉलोनी हमने वहाँ पर स्थापित की थी कि जिससे कि जो बीड़ी बनाने वाले मजदूर हैं उनको रहने की एक सुविधा मिल सके। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां। आप एक बार फिर लौटता हूं इसलिए कि अब आपको आने वाले वक्त में चुनाव लड़ना है और इस बार चुनाव में खिलाफ वो खड़े होंगे जो कल तक आपकी जिंदाबाद कर रहे थे, आपकी गारंटी ले रहे थे जनता के बीच में जाकर, और वो कहेंगे कि वो कहते रहे हैं कि रघुराम नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा पंजा चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ दूसरी हैं। कल तक जो विरोध कर रहे थे आपका, आपकी कमियां गिनाते थे, अब आज आपके लिए वो वोट मांगने निकलेंगे। किस मन से निकलेंगे ये भी अभी आने वाला वक्त बताएगा। और वो जो आपके साथ थे वो अब आपके खिलाफ खड़े होंगे और जो वो आपके खिलाफ थे वो आपके साथ खड़े होंगे। तो ऐसे समय में लोगों पर विश्वास करना, लोगों के तो अपने चुनाव की कमान लोगों को सौंपना, ऐसी बहुत तरह की चीजें होंगी आने वाले वक्त में, इसलिए कि चुनाव मैदान में आपको जाना ही पड़ेगा। आप इस्तीफा दे चुके हैं और आपकी वो पुरानी पार्टी जिसमें आप मंत्री भी थे, आप सरकार में थे जिसके, और एक सरकार में एक ताकतवर मंत्री थे। ऐसे समय में
वो लगातार कहेंगे कि आप किस तरह से, किन परिस्थितियों में, किस लालच में, आपके लालच और बाकी सारी तरह चीजों का भी उल्लेख वो करेंगे। और वो कहेंगे कि आपने अपनी उस मातृ संस्था के साथ, जिसने आपको बहुत दूर तक पहुंचाया, आपने उसका साथ नहीं दिया, आप उसका साथ छोड़कर बीच में चले गए। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के बीच आप कैसे मुकाबला करेंगे? आज भी तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा की थी, उस समय भी वो जिक्र कर रहे थे कि वो 20 से अधिक सीटों पर चुनाव जीतेंगे। उनसे हमने पूछा कि वो आपने 2 कौन सी छोड़ दी, तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर हम नहीं चुनाव जीतेंगे, इसलिए कि जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। तो अब आप जनता को कैसे समझा पाएंगे कि आपने ये जो किया है ये सही था? देखिए, ऐसा है, जो भी परिस्थितियां घटी हैं, क्यों हमारे नेता ने कांग्रेस छोड़ी, हम लोगों ने क्यों छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हम लोगों ने ली, ये जनता से कोई छुपी नहीं है बात। रही बात आपने जो कहा कि लालच, तो हमने विधायक पद छोड़ा है, मंत्री पद छोड़ा है, और हम लोगों ने ऐसा कुछ कोई गलत काम नहीं किया है। और छोड़ने के बाद हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, और हम कोशिश करेंगे आगे के हम उस जनता का विश्वास जीत सकें, भले वो कोई कहीं भी रहे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनके दिलों तक पहुंच सकें और उनका आशीर्वाद हम ले। आपकी पुरानी संस्था कहती है कि आपको बहुत डर लगता है, आप डर के मारे मध्य प्रदेश में नहीं आ रहे थे, जहां जनता ने आपको अपार समर्थन दिया वहां आपको सुरक्षा का खतरा हो गया था। तो इतने ऐसे कमजोर जनप्रतिनिधियों के जो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे, अपनी रक्षा की चिंता कर रहे हैं, वो जनता का कैसे साथ देंगे? और ऐसे संकट के समय वो जनता का साथ छोड़ गए, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की स्थिति और कठिन हो गई। और सरकार गिराने की वजह से ही 23 तारीख तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया, मध्य प्रदेश की सरकार गिराना था, कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए ये सब बहुत तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो सच है वो सच होता है। आदमी किसी मनगढ़ंत बातें बहुत सारी जो करते रहते हैं, उसकी जनता कभी स्वीकार नहीं करती है, और वो विपक्ष में है तो उन्हें विपक्ष का काम करना है। हम लोग आज मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जनता की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोरोना की लड़ाई से लड़ रहे हैं। कोरोना को इस प्रदेश से हटाना है, और प्रदेश में अमन, चैन, शांति और वही पुराना खुशी का एक वातावरण तैयार करने का प्रयास। जैसे कि आप देख रहे थे कि प्रभुराम चौधरी हमारे साथ संवाद कर रहे थे, वो मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहे हैं, 1985 में पहली बार वो विधायक बने थे, एक बहुत साधारण परिवार से आते हैं। बीड़ी भी बनाई उन्होंने, पिता बहुत छोटे स्तर के किसान थे, बहुत छोटी सी खेती थी उनके घर में। पिता लेकिन चाहते थे वो पढ़े, माता पिता ने उन्हें बहुत मदद की, वो पढ़े, और वो जब छात्र जीवन में जब खाली समय होता था वो बीड़ी भी बनाते थे, और उसी से वो अपने खर्च चलाते थे। संघर्ष भी लगातार उन्होंने किया, मेडिकल कॉलेज गए, गौरीशंकर शेजवार उसी मेडिकल कॉलेज में उनके सीनियर थे, दोनों डॉक्टर रहे, दोनों के बीच में मुकाबला था, दोनों अलग अलग दलों से थे। अब लेकिन वो संयोग से एक दल में है। उनका मानना है कि वो गौरीशंकर शेजवार के साथ सहयोग के साथ, उनके सहयोग से और जो अधूरे विकास कार्य हैं उससे आगे बढ़ाएंगे। उन्हें यह विश्वास है, जनता उन पर विश्वास जताएगी। कोरोना के संकट में वो अपनी जनता के साथ लगातार संपर्क में है, अपने साथी क्षेत्र के लोगों के जो भी काम वो आ सकते हैं उसका लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में उन्हें थोड़ा सा मौका भी मिला है परिवार के साथ रहने का भी, तो वो भी कर रहे हैं। और अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, सिलसिला पुराना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के दौर से वो इस परिवार से जुड़े हैं, और उनकी राजनीतिक विरासत जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली तब उनके साथ रहे, और वो उनके प्रति अटूट निष्ठा है उनकी, और वो उस निष्ठा के साथ वो ये कहते हैं उनके नेता ने जो निर्णय लिया उसके हम साथ में हैं। नेता का अपमान उन्हें ज्यादा अधिक कष्ट देता है, जैसा कि वो बात कर रहे थे, इसलिए कि मध्य प्रदेश में मंत्री रहते हैं, वो बहुत ढेर सारे काम करते रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री के तौर पर बहुत ढेर सारे काम उल्लेखनीय कार्य भी किए। अब वो एक बार फिर जनता की कसौटी में, जनता के बीच में जाएंगे, वो उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन जैसा निर्णय उनके नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे वो उस पर बिल्कुल सही धैर्य के साथ इंतजार करना चाहते हैं। तो
ये थे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, फिर इसी कार्यक्रम में। खबरों का सिलसिला जारी है और हमें ही इजाजत।